अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक होशरुबा खबर कि पाकिस्तान से अब तक $5 बिलियन के जेमस्टोन स्मगल हो चुके हैं। जी हां, पार्लियामेंट की एक सब कमेटी जो कि जेमस्टोन्स को देख रही है, उनके अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाले जेमस्टोन्स की तादाद इंतहाई कम है, जबकि स्मगल होने वाले जेमस्टोन्स कीमती पत्थरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अब तक मजमूई तौर पर $5 बिलियन के जेमस्टोन पाकिस्तान से दुबई, थाईलैंड समेत दुनिया के दीगर मुल्कों में स्मगल हो चुके हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 8वें बड़े जेमस्टोन के ज़खायर वाले मुल्कों में होता है। हमारे पास सिर्फ हीरा नहीं है, उसके अलावा रूबी, एमरल्ड, टोपैज और दीगर 1 दर्जन के करीब जेमस्टोन वाफर तादाद में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ रूबी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो कि कुछ सूरतों में हीरे से भी महंगी होती है, जिसे पिंक रूबी कहा जाता है। अभी कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान से जाने वाला एक रूबी इंडिया में $18 मिलियन में फरोख्त हुआ है। अब पाकिस्तान से जो बड़ी मिकदार के अंदर जेमस्टोन खरीद कर थाईलैंड की मार्केट में पहुंचाए जा रहे हैं, वो थाईलैंड की इकोनॉमी को तगड़ा कर रहे हैं और पाकिस्तानी इकोनॉमी को मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं। अब थाईलैंड जैसा मुल्क जो पाकिस्तान से स्मगल्ड हालत में, खाम हालत के अंदर हमारे जेमस्टोन खरीदता है, फिर उन्हें वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए कटिंग और पॉलिशिंग के बाद बहुत महंगे दामों बेचता है। यही वजह है कि थाईलैंड की जेमस्टोन्स की एक्सपोर्ट $2 बिलियन से ज़्यादा है। इसमें हम ज्वेलरी की एक्सपोर्ट नहीं डाल रहे। ज्वेलरी को डाल लें तो तकरीबन 25 से 30 बिलियन की थाईलैंड की जेम्स एंड ज्वेलरी की एक्सपोर्ट्स हैं और पाकिस्तान की जेमस्टोन्स की एक्सपोर्ट्स सिर्फ $8 मिलियन हैं। वफाकी सतह पर पाकिस्तान के अंदर जेमस्टोन्स को, ज्वेलरी को देखने के लिए 2 बड़े इदारे कायम हैं और उनके मुल्क भर में 5 से ज़ायद सेंटर्स भी हैं। 2006 में कायम होने वाले ये नए इदारे आज तक प्रॉपरली फाल नहीं हो सके। पाकिस्तान 1979 से कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ जेमस्टोन्स का सेक्टर फॉर्मल हो सके, इसको तरक्की दी जा सके, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हमारे यहाँ जेमस्टोन का सेक्टर अभी भी पुराने दकियानूसी तरीके से चलाया जा रहा है। उसी तरह पुराने तरीके से कीमती पत्थरों की लीजेस दी जाती हैं। उन लीजेस से, उन कानों से पुराने तरीकों के ज़रिए ब्लास्टिंग के तहत मुख्तलिफ पत्थर निकाले जाते हैं। बड़ा पत्थर ब्लास्ट के बाद छोटा हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि जेमस्टोन जितना बड़े साइज में होगा उतना ज़्यादा महंगा होता जाता है, जितना छोटा होता जाता है उतने गुना उसकी कीमत गिरती जाती है। तो जब ब्लास्ट होता है किसी कान के अंदर, तो अगर मिसाल के तौर पर 20 कैरेट का पत्थर था, तो ब्लास्ट के बाद वो कीमती पत्थर 5 कैरेट का रह गया, तो उसकी कीमत में 5 गुना से भी ज़्यादा कमी हो जाती है। अब यही नहीं, हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, वहाँ के हालात भी कुछ हमारे जैसे हैं। वहाँ से आने वाला जो पत्थर स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, वो फिर बरास्ता पाकिस्तान, दुबई, थाईलैंड की मंडियों में चला जाता है। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया ही देख लें, जहाँ पर जेमस्टोन्स और ज्वेलरी की जो एक्सपोर्ट है वो $45 बिलियन से बढ़ चुकी है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर 50 लाख लोगों को जॉब्स दी हैं, इससे मुतल्लिका तमाम इंडस्ट्री को। और हमारा हाल ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर सोना लीगली इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। कैसी बात है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ 25 करोड़ लोग बसते हैं, हमारी ख़वातीन सोने से इश्क करती हैं, हर फंक्शन में सोना पहना जाता है, वहाँ पर आप सोना अगर इंपोर्ट करना चाहें लीगल चैनल से, तो हमारे इदारे आपको नाको चने चबवा देते हैं। ये वजह है कि पाकिस्तान में आने वाला 90% सोना स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। अब पाकिस्तान को करना क्या है, सवाल ये बहुत अहम है। पाकिस्तान को एक अच्छी पॉलिसी बनानी है जेमस्टोन की डेवलपमेंट की, फिर उसका लीगल फ्रेमवर्क बनाना है। ये जो इंडस्ट्री मुल्क के अंदर चल रही है, इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके लीगलाइज करना है, ताकि मुल्क में पाए जाने वाले 10 से 12 कीमती पत्थरों की ट्रेड न सिर्फ उनकी कान करें,
बल्कि यहाँ पर जो थोड़ी बहुत कटिंग पॉलिशिंग होती है और बाकी चीज़ों को लीगलाइज किया जा सके। उसके बाद मुल्क से अगर कोई भी पत्थर स्मगल किया जा रहा है और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे कन्फिस्केट होना चाहिए और रियासत पाकिस्तान के पास वापस आना चाहिए, ताकि स्मगलर्स को पता हो कि जो भी चीज़ यहाँ पकड़ी जाएगी उसे हम लोग वापस करेंगे, और अगर उन्होंने यहाँ से लेकर जानी है तो डॉक्यूमेंट बनाकर लीगल चैनल से ज़रूर लेकर जाएं। अब हमारा हाल ये नहीं है, दुनिया के कई मुल्क और भी हैं जो मादनियात की दौलत से मालामाल है, लेकिन वहाँ पर करप्शन नाअहली की वजह से हमारे जैसे हालात हैं। मिसाल देना चाहूँगा, दुनिया के अंदर हीरा पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क सीरिलियन, जो कि मगरबी अफ्रीका का मुल्क है, हर साल 7 लाख कैरेट से ज़्यादा वहाँ पर हीरे पैदा होते हैं। लेकिन वहाँ पे हालात ये हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से जिस्म फरोशी पर मजबूर है। यानी वहाँ पर वसाइल की कमी नहीं है, उस मुल्क के 1/4 हिस्से के अंदर आपको हीरे मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर करप्शन नाअहली ने ये नासुर और ये गुल खिलाए। यही नहीं, इसके साथ मैं आपको अफ्रीका के एक और मुल्क की मिसाल देता हूँ, नाइजीरिया की, जिसके पास 37 बिलियन बैरल ऑयल के ज़खायर हैं, जो कि अफ्रीका के दूसरे बड़े ऑयल के ज़खायर हैं, जबकि दुनिया के 10वें बड़े ऑयल के ज़खायर हैं। आप समझ लीजिए, ये मुल्क यूएई है अफ्रीका का, मुत्तहिदा अरब इमारात जैसा तगड़ा मुल्क है ये अफ्रीका का, अगर इसके इन ज़खायर को देखें। इसके साथ साथ इसके पास 209 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर भी हैं। अब इतने बड़े ज़खायर के बावजूद अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें तो पिछले साल की यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 193 मुल्कों की फहरिस्त में ये 161वें नंबर पे आता है, और हम उसी लिस्ट में 164वें नंबर पे हैं। इनसे सिर्फ 3 दर्जे हम पीछे हैं। यानी कि इस कदर बड़े प्रूवन ऑयल और गैस के रिजर्व्स होने के बावजूद वहाँ पर गुर्बत इंतहाई ज़्यादा है। क्या वजह है? वही करप्शन, नाअहली, अकरबा परवरी और सियासतदानों की आपस की चपकलिशें जो इन्हें अपने कदमों पे खड़ा नहीं होने दे रही। अब पाकिस्तान में सिर्फ ये कीमती पत्थर नहीं है, यह हमारी दीगर मादनियात नहीं है, हमारे पास दीगर बहुत सारी और अक़साम के ऐसे मेटल्स और मेटल के अलॉयज पाए जाते हैं जिनकी दुनिया में बड़ी मांग है। अब पाकिस्तान में एंटीनोमी नाम का एक सेमी मेटल पाया जाता है। मुझ समेत आप लोगों की अक्सरियत ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। मैंने भी इसी प्रोग्राम की तहकीक के दौरान इसका नाम सुना। जब तहकीक की तो पता चला ये इस किस्म का एक मेटल है जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होता है। तो आप तो जानते ही हैं कि हमारी स्मार्ट वॉचेस से लेकर हमारे एयर कंडीशन और जहाज़ों और रॉकेटों तक जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम हम इस्तेमाल करते हैं वो सेमीकंडक्टर्स के ज़रिए चल रही होती हैं। सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री $ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, और इस वक्त जो अमेरिका और चाइना के दरमियान असल जंग चल रही है वो इसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बेहतर बनाने की जंग है। क्यों? जो मुल्क जितना छोटा और जितना ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस करने वाला सेमीकंडक्टर बनाएगा वो उतने रिफाइन गैजेट्स बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाएगा, और दुनिया में उतनी ज़्यादा उनकी मांग होगी। यही वजह है कि दुनिया के मुल्क आपस में इन चीज़ों पर लड़ रहे हैं। ये ऑयल गैस बहुत बाद की बात रह गई है। तो पाकिस्तान में अब ये एंटीनोमी जो एक मेटल है इसके बहुत बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। फिर इसके अलावा न जाने कौन कौन सा ऐसा मेटल, ऐसा केमिकल है जिसका हमें नाम भी प्रोनाउंस करना नहीं आता, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमारे पास है 92 से ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम के मिनरल्स और मेटल्स और मादनियात पाकिस्तान में, और कमर्शियली हम कितने निकाल पाए हैं? बमुश्किल 50, और उनकी अक्सरियत भी हम लोग खाम हालत में निकालते हैं, खाम हालत में बेच देते हैं। जो मुल्क हमसे ख़रीदता है उसे थोड़ा सा रिफाइन करने के बाद 10 गुना महंगा दुनिया को बेचकर अपनी इकॉनमी को तगड़ा कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि हुकूमतें अब पाकिस्तान में भी इन सेक्टर्स को फोकस करेंगी और पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करेंगी। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।